अब है आपका नेक्स्ट पंचशील। क्या है एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग देखें इसका। पंच मतलब पांच, शील मतलब कि जो व्यूज है या जो मेन पिलर्स है, ठीक है, उसको हम फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है आपके जो बुद्धिज्म जो है, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध रिलीजन जो है, महात्मा बुद्ध का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने मॉडिफाइड करके हमने नहीं, जो जवाहरलाल जी थे उन्होंने लिया और अब फॉलो अभी भी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये वो चीज है, वहां से आया हुआ ये कॉन्सेप्ट, उसका नाम है पंचशील, ठीक है ना। तो ये सब वही चल रहा है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के मेन पिलर्स क्या है या मेन क्या क्या व्यूज है। ये है पांचवा, वो है based on principle of Panchshil. Our foreign policy is based on the principle of Panchshil. In the beginning, we adopted this policy with China and later on with neighboring countries. ठीक है, और दिस प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हमने चाइना के साथ अडॉप्ट किया, भाई इस तरह से रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो डिफरेंट हमारे आसपास की जो भी नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ हमने ये कॉन्सेप्ट रखा। उस कॉन्सेप्ट के अंदर आता क्या है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहली बात है म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ वन अनदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। सबसे बड़ी बात म्यूचुअल मतलब कि आपस में क्या करेंगे, आदर करेंगे, किसका करेंगे, एक दूसरे की, किसका, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटरी होती है क्या, जो आपकी बाउंड्री जो होती है ना, किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री होती है, जो अधिकार क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टेरिटरी, ठीक है। उसकी इंटीग्रिटी मतलब उसकी अखंडता बनी रहेगी, उसकी जो पॉजिटिवनेस जो है वो बनी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, सोवरेनिटी मैंने आपको समझाया था कि भाई जो है हम हमारे घर में इजी है, किसी दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तो ये इंडिया भी यही बोलता है, हम किसी दूसरे को खुद के इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ना जाके दूसरे के पचड़े में पड़ेंगे, ठीक है। मतलब दूसरी कंट्री के झमेले में, आसपास की जो बॉर्डर वाली कंट्रीज है उसके अंदर भी हम कोई हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो पहले का लाइन का मीनिंग ये होता है, ठीक है। फिर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है, लड़ाई करना या उग्र होके या वायलेंट होके बाहर आ जाना। तो हमने ये कसम खाई है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब आपस में मिलकर हम ये कोशिश करते हैं ना तो हम आप पे अटैक करेंगे ना आप हम पे अटैक करना, अपन जो भी बातचीत होगी वो बैठ के सुलझा लेंगे, ठीक है ना। फिर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन वन अनदर्स इंटरनल अफेयर। किसी के भी जो आंतरिक इंटरनल जो अफेयर्स हैं, मुद्दे जो हैं किसी भी कंट्री के, आस पड़ोस वाले के या बाहर के भी हो, उसके अंदर ना तो हम इंटरफेयर करेंगे ना आप हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करना। म्यूचुअल मतलब कि आपस में रजाबंदी से। इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इक्वल रहेंगे, क्यों, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में। आप भी आगे बढ़ो हम भी आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ करो हम आपसे साथ देते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलने दो, बिजनेस चलने दो, ठीक है ना। आपके यहाँ जो चीजें ज्यादा है वो हमें दो, हमारे यहाँ आपको देंगे, उसके पैसे ले लो, हम भी आपको पैसे देंगे, आप भी हमको पैसे दो, साथ में मिलकर चलेंगे आराम से। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, वही लिव एंड लेट लिव वाली बात, आप भी आराम से रहो हम भी आराम से रहे। तो ये जो पंचशील है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप मान के चलो ये क्वेश्चन आएगा, आ भी गया है तो कैसे भी करके 2 में 5 में कहीं पे भी सेट होगा। मेन इंडियन पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि पंचशील क्या है। पंचशील जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बुद्धिज्म से ली हुई है, और इसके अंदर जो है हम क्या चाहते हैं, दूसरी कंट्री के साथ जो है शांति पीस चाहते हैं, उसके अंदर ये 5 चीजें आती है। ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, एक दूसरी है बस, वो ये शांति से रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये है। फिर इंडिया का जो है वो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है, वो आता है नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ना तो हम उस ग्रुप में जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे, हम हमारे अलग रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। हम क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। और हमारे साथ और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम न्यूट्रल रहेंगे, ना तो इसका साइड लेंगे ना उसका साइड लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, और जो वर्ल्ड पीस है उसको फॉलो करेंगे। और हमारे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका भी वेलकम है, वो भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Our foreign policy has a great link with the principle of non-alignment. The prominent leaders of non-alignment movements were, ठीक है। और इसको फॉलो करने के लिए जो prominent leaders थे वो कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, टीटो यूगोस्लाविया से, और नासिर इजिप्ट से, ठीक है ना, ठीक है। ये जो 3 लीडर्स थे ये मेन थे इस पूरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाने के लिए, बनाने के पीछे, ठीक है ना। तो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज है, इनका यही कहना था हम कहीं भी ऐड वगैरह नहीं होंगे। According to this, at international level, no country can take part in military alliance with any other group of countries on the basis of bilateral talk, ठीक है।
नाम के अंदर या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जो लोग भी हैं, जो भी कंट्रीज भी हैं, वो कैसे भी करके क्या होगी, दूसरे किसी भी पचड़े में नहीं पड़ेगी, ना तो यूएसएसआर के साथ जाएगी ना यूएसए के साथ जाएगी। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उसके अंदर हम कॉपरेट या हम साथ में नहीं देंगे, क्योंकि हम तो क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ठीक है, हम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, ना कोई लड़ाई करेंगे, इस तरह का कोई भी गठन या इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। द कंट्री बायलैटरल टॉक, आपस में जो बातचीत होती है दो कंट्रीज के बीच में, वो कहलाती है बायलैटरल टॉक। The countries which are in line with such a policy propose to keep themselves separate from those countries of the world which form a community at large to destroy humanity। ठीक है, और हम क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी कंट्री के पास नहीं जाएंगे जो कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है, उसको खराब करना चाहती है। उस किसी ग्रुप में अंदर क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। But support United Nations and other such international organizations which aim to maintain peace and security in the whole world। और हम किसको सपोर्ट करेंगे, ऐसी दूसरी संस्थाओं को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया या और भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ये चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में क्या रहे, पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, फ्रीडम रहे, उसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। बाकी ऐसे कोई से भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे जो लड़ाई के बल पे या किसी और मुद्दे पे जो है दूसरी कंट्रीज को अटैक करना चाहता है, वायलेंस फैलाना चाहता है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इज नॉट अ पॉलिसी टू इंडिफरेंस एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब इसको आप परफेक्टली इंडिफरेंस मतलब कि बिल्कुल मतभेद या मनभेद वाली स्थिति भी नहीं मान सकते हो, बिल्कुल भी इसको न्यूट्रलिटी वाली भी नहीं मान सकते हो। हम क्या करेंगे, जहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही वहां किसी भी साथ नहीं देंगे, या कहीं डेवलपमेंट की बात है तो चाहे तो हम फिर यूएसए का भी दे सकते हैं, यूएसए का भी साथ दे सकते हैं। वर्ल्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ठीक है, सब राजी खुशी रहे, वो वाली बात है तो हम सबका साथ दे देंगे। बाकी लड़ाई झगड़े में हम किसी का साथ नहीं देने वाले। क्यों नहीं देने वाले, ये क्यों बनाया गया, सबसे बड़ी बात इसलिए बनाया गया कि ये वही नाम के अंदर वही कंट्रीज आती है जो कहीं ना कहीं की भी किसी की कॉलोनी या किसी का अंडर में रह चुकी थी, प्लस यहाँ पे बहुत से अत्याचार वगैरह हुए हैं, तो हमें पता है कि अगर किसी का वॉर होता है तो क्या स्थिति होती है या क्या सिचुएशन होती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कभी भी वॉर वगैरह इस तरह की कोई सिचुएशन हो। Pandit Jawaharlal Nehru clearly mentioned its meaning and said, if freedom and justice is not maintained in any corner of the world or attack come into existence from somewhere in the world, we cannot keep quiet and will not remain quiet in future। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई अगर कहीं पे भी पीस खराब होता है या कहीं पे भी लड़ाई होती है या कहीं पे भी कोई अत्याचार वगैरह होता है तो हम आगे आएंगे और उसका विरोध करेंगे। ठीक है ना, बस उसके अलावा जो है हम सबका साथ देने को तैयार है। लड़ाई झगड़े में या इस तरह के किसी मुद्दे में हम साथ नहीं देंगे, ना तो आज नहीं फ्यूचर में। ये इनका स्टेटमेंट था, उस वक्त इन्होंने कहा था तो बनाया था। Bandung Conference was held in 1955. In this conference, non-alignment movement came into existence। ठीक है, बांडुंग एक जगह है आपकी, ठीक है, वहां पे 1955 के अंदर जो है सबसे पहले मीटिंग हुई थी, किनकी, जो थर्ड कैटेगरी वाले जो नेशंस है उनकी। और उन्होंने कहा था हम क्या बनाएंगे, नाम का एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उसमें अलग रहेंगे। उसके अंदर जो 3 लीडर थे आपको पता ही है, नासिर वगैरह, टीटो वगैरह जो है वो जवाहरलाल नेहरू। इन दिस कॉन्फ्रेंस in 1961 the leaders of 25 developing countries met together in Belgrade। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जो बेलग्रेड एक नाम की जगह है, सर्बिया के अंदर आती है, बेलग्रेड एक जगह है वहां 1961 में सर्बिया, रशिया के आस उधर जगह है। ठीक है, सर्बिया कंट्री है। बांडुंग जो है वो आपके इंडोनेशिया में आता है। ठीक है ना, तो ये जगह है। यहाँ पर सबसे पहले ये मीटिंग हुई थी, हम नाम बना रहे हैं और उसके अंदर जो है हम ये हमारी पॉलिसीज रहेगी। बेलग्रेड जो है वहां पे सबसे पहली मीटिंग हुई थी इन्हीं कंट्रीज, उसके अंदर 25 कंट्रीज है, ना तो यूएसए का पार्ट थी ना यूएसए का पार्ट थी। ये 25 कंट्रीज साथ में आई और बोलेंगे हाँ आज से हम साथ में हैं और हम साथ में करेंगे। किसके अंदर में, ये हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम किसी के साथ में नहीं है, हम बिल्कुल भी नॉर्मल रहने वाले। ठीक है ना। India is one of the founder member of non-alignment movement and it hosted its 7th conference in New Delhi 1988। ठीक है, इस नाम की 7th मीटिंग हुई थी 1988 के अंदर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिफरेंट कंट्रीज में हुई थी, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7th जो हुई थी वो हुई थी आपके कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। कब हुई थी, 1988। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर क्या है, The 17th
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस समिट वाज हेल्ड इन वेनेजुएला इन 2016 और 2016 में 17th मीटिंग हुई थी वेनेजुएला के अंदर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वैसे 18th भी हो चुकी है, ठीक है ना, आप लिख लो, ठीक है ना, 18th हुई थी आपके अभी 2019 में, 18th नाम की मीटिंग या समिट जो होती है वो हुई थी आपके 2019 में, ठीक है। 17 तो इसमें लिखा हुआ है, इसकी ये हुई थी आपके, कहाँ हुई थी, बाकू करके एक जगह है अजरबैजान में, अजरबैजान एक कंट्री है, अब इंडिया से ऊपर जाते हैं, इधर आती है रशिया के पास, अजरबैजान एक कंट्री है, उसकी एक जगह है, कैपिटल है बाकू, ठीक है ना, जैसे अपने न्यू दिल्ली है ना वैसे, वहां पे अभी 18th मीटिंग हुई थी 2019 में, लेटेस्ट किसकी, नाम की, ये लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना, ठीक है ना, और कॉपी में लिख के आओगे तो भी अच्छा लगेगा। The host country arranged this conference in Margareta from 13 September 2016 to 18 September 2016। अब मार्गरेटा जो है वही पे जगह होगी वेनेजुएला के अंदर ही, वहां पे मीटिंग हुई थी और 3-4 दिन चली थी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डिस्कशन करते हैं जी कि क्या करने वाले हैं, क्या प्रोग्रेस है, हर 2-3 साल में या 4 साल में होती रहती है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो रेगुलरली हो, और कोई फिक्स नहीं है कि 2 में हो 3 में हो, ऐसा नहीं है, 2-3 साल की अकॉर्डिंग होती रहती है। जैसे 2019 में यहाँ पे हुई थी ना, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि लगभग 2021 के आसपास या 22 के आसपास फिर से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, दूसरे कंट्री में, कौन सी कंट्री में वो इन्होंने डिसाइड कर दिया, वो अपना इतना लोड नहीं लेना। According to the politicians, the policy came into existence due to conflict between two supreme power of the world during Cold War। ठीक है, जो कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उस वक्त जो 2 मेजर कंट्री यूएसए और रशिया, इनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इसी को देखते हुए और भी ऐसी कंट्रीज थी इंडिया के अलावा, और भी ऐसी कंट्री जो नहीं चाहती थी हम किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सबको लगता था आराम से रहना चाहिए, डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए, ना कि मारधाट वगैरह ये, ठीक है। उसको देखते हुए जब पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो इधर उधर देख रहा था, तब इनको एक नई रोशनी दिखी। नई रोशनी क्या थी, नाम, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, बोला ये ग्रुप ठीक लग रहा है ना, ये बिल्कुल शांति चाहते हैं और डेवलपमेंट ज्यादा चाहते हैं, इसके साथ ऐड हो जाओ। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे किसके साइड आने लगे, इसके साइड, क्योंकि ये दोनों तो लड़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं दूसरे को जो है लॉस पहुंचा रहे थे, तो लोगों का यहाँ मिलना ठीक नहीं है, मिलना वहां ठीक रहेगा, अच्छे से रहेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, आपस में मिलके म्यूचुअल जो है आगे बढ़ेंगे। These two supreme power were USSR and USA. After disintegration of USSR, the power of the whole world is vested in USA now. ठीक है, और 90s के टाइम में जो है यूएसए से बिल्कुल टूट गया, इसके जो ग्रुप था पूरा डिफरेंट कंट्रीज में हो गया, और रशिया भी अलग हो गया है, एक अलग, और उसके बाद अब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक ही सुपर पावर बचता है, ठीक है, वो है आपका यूएसए, ठीक है। In this age of globalization, NAM has lost its traditional importance. It is not in accordance with international politics in present scenario. और आज की बात देखा जाए, प्रेजेंट की उस वक्त तो बहुत सही था, पर आज की अगर बात देखा जाए तो जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है वो अपना रिलेवेंस जो है वो लगभग खो चुका है, क्योंकि अब लोग, अब पहली बात तो है अब 2 ग्रुप नहीं रहे, ये पहले जब था ना तब तो 2 ग्रुप थे, उनकी लड़ाई थी, तो तीसरे में सब इंक्लूड, अब दूसरा ग्रुप ही नहीं रहा तो लड़ाई किसकी, तो वर्ल्ड में कहीं पहली बात तो कोई लड़ाई चल ही नहीं रही, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा चाइना जो है वो इवॉल्व होके आ रहा है, उसका और अमेरिका का चल रहा है, पर अब लोग भी समझ चुके हैं अपनों को क्या है, फायदा लेना है किसका, डेवलपमेंट में, तो हम लोग जो है ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। और आजकल अब आपने देखा होगा ऐसी चीज सारी बंद हो गई है कि किसी कंट्री पे राज करना वगैरह, तो अब आजकल ऐसा प्रोसेस होता भी नहीं है, इसलिए जो है धीरे धीरे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है उसका भी खास रिलेवेंस रहा नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे बड़ा मोटा रूप से देखा जाए तो रहा भी है, क्योंकि ये हमेशा दिखाता है कि इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, और अगर कहीं पे भी बातचीत चलती है इस तरह की लड़ाई वगैरह की, तो ये नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का एग्जांपल दिया जाता है, देखो जैसे वो है वैसे ही हमें रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अराउंड 190 कंट्रीज में से देखो काफी कंट्रीज जो है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है, ये नाम जो है इसका मेंबर्स बन चुके हैं, और अब इसकी कोई खास अब रिलेवेंस नहीं रहती, ठीक है। अब बात आती है मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, क्या है मीनिंग, क्या इसके रीजन थे और इसके क्या रेलेवेंस है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी, द मीनिंग ऑफ दिस पॉलिसी डज नॉट रिमेन विद एनी ग्रुप्स ऑफ स्टेट दैट हैज मिलिट्री रूल, ठीक है। इसका मीनिंग यही है कि किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रहना जिसके मिलिट्री पावर्स है, या जो मिलिट्रीली जो है एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाना चाहता है।
इट डज नॉट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो, सीटो, वॉर्सो एक्सेट्रा, ठीक है। और जो नॉन अलाइनमेंट जो है ये किसको सपोर्ट नहीं करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है किसको, नाटो को, सीटो को, वॉर्सो को। अब ये क्या है, ये जो आपके बड़े ग्रुप है ना, यूएसए वाला, ठीक है, रशिया वाला, ये भी रशिया और यूरोप का है, बता रहा हूं मैं एक मिनट। ये इनकी चीज और कह सकते हो मिलिट्री ग्रुप्स है या मिलिट्री, एक सेकेंड, हाँ जी, इसका तो मीनिंग है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आता है आपका सीटो। सीटो क्या है आपके, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिख लो भले, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वॉर्सो जो है वो रशिया और यूरोप का एक ग्रुप है, एक जगह है पोलैंड में, जहां पे सबसे पहले मीनिंग हुई है। एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाइप का इन्होंने एक बनाया था ग्रुप, ठीक है। वार्सो एक जगह, कहाँ पे, पोलैंड एक कंट्री, ठीक है, पोलैंड एक कंट्री है, वहां पे वार्सो जगह है। वहां पे सबसे पहले रशिया और यूरोप की कुछ कंट्रीज ने, फिर से सुनिए ना, यूरोप की कुछ कंट्रीज ने, ऊपर वाली ने ये कहा था कि जो है अपने खिलाफ जो है ये दूसरे जो ग्रुप्स है वो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आक्रमण करे या इनकी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो अपन भी एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप का नाम वार्सो पैक्ट रखा गया। तो इतनी बात याद हो। ये क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आता हो तो अपने जो, अरे ये इंडिया के आसपास जो नीचे है ना, जापान, चाइना वगैरह, ये जो भी कंट्रीज है उधर वाले, उन्होंने एक अलग से बना लिया कि हम क्या करेंगे, रशिया के अंदर बनेंगे, और हम क्या करेंगे कि भाई जो अगर आक्रमण होता है तो हम सब साथ में रहेंगे। इन्होंने कहा जो अपने पे आक्रमण होगा तो अपन साथ में रहेंगे, इन्होंने कहा अपन पे आक्रमण होगा तो अपन साथ में रहेंगे। और ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, जो अमेरिका की साइड वाली जो कुछ कंट्रीज है, इंग्लैंड वगैरह इधर वाली, ठीक है, उन्होंने कहा अपन पे आक्रमण हो जाता है, अपन मतलब अपनी मिलिट्री को लेके जो है इस ग्रुप के नाम में साथ में काम करेंगे, अपनी मिलिट्री इधर ना, अपनी मिलिट्री इधर, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखो, बहुत है। कहाँ गया, It is a policy which stresses on pursuing the policy of freedom in world politics. नॉन एलिमेंट क्या है, एक ऐसी पॉलिसी है जो ये चाहती है, स्ट्रेस करती है, फोकस करती है, किस पे फोकस करती है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो, पूरे वर्ल्ड में जो है फ्रीडम हो, ठीक है ना, पूरे पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या फ्रीडम हो, आजादी हो, और सबको इधर उधर आने जाने की पूरी व्यवस्था हो, कोई किसी भी ग्रुप में जा सकता है, कहीं पे भी डेवलपमेंट की बात हो तो वो ज्यादा प्रेफर हो, वायलेंस वगैरह नहीं हो, ठीक है ना। कौन चाहता है ये, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है ना। तो नॉन अलाइनमेंट में आए कौन, वो आए जो इन तीनों ग्रुप में ऐड नहीं हुए, वो लोग आके किसके अंदर ऐड हो गए, नॉन अलाइनमेंट में, बोले अपन कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करेंगे। दिस पॉलिसी एडवोकेट रिजॉल्विंग ऑल सीरियस इंटरनेशनल प्रॉब्लम विद ड्यू कंसिडरेशन, अनबायस्ड, फ्रीली एंड इन एब्सोल्यूट फॉर्म्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, बातचीत से करेंगे, बिना किसी का पक्ष लेके, एकदम न्यूट्रल होके जो है, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है अपने अंदर या वर्ल्ड में कहीं पे भी, उस पे जो है इस हिसाब से फोकस करेंगे, अपन कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करने वाले। This policy is not a neutral policy, but it is a policy of freedom, free from all the complexities of group fraction, ठीक है। हम जो है सबसे अलग रहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में या इस तरह में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने आराम से रहेंगे। This policy favors non-violence and peaceful solution for all the international dispute. This policy guided us in keeping away from the two great powers of the world, US and USSR during Cold War. ठीक है, उस वक्त जो है ये इस पूरे ग्रुप ने हमको ये डिसाइड दिया कि हम जो है पीसफुल रहे और किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं करें। This policy also favors objective resolution of an international problem after calculating its merit and demerit, ठीक है। और ये भी बताता है कि कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उसके फायदे नुकसान देखने और उसके बाद ही उस पर जो है किसी तरह का कोई स्टेटमेंट देना या उस पर कोई डिसीजन लेना। उसके पहले बिना सोचे समझे जो है हम कभी डिसीजन, हम कौन, जो नाम में अंदर है वो लोग। इट स्ट्रेसेस ऑन मेंटेनिंग बैलेंस अमंग अपोजिशन पार्टीज ग्रुप, ठीक है। और जो अपोजिशन के ग्रुप्स वगैरह है उनके सामने बैलेंस रखेंगे, सबसे
इससे भी उतनी बात करेंगे, इससे उतने, उससे भी उतनी, इससे सबके साथ इक्वल रहेंगे। It is not the policy that keeps us away from the intrinsic international problem, but it contributes objectively in world politics. ये ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम से जो है बिल्कुल दूर ही रहना, नहीं। वर्ल्ड का अगर डेवलपमेंट का फेज हो, वर्ल्ड को अगर आगे बढ़ाने का काम हो, तो उसको सपोर्ट करना, फिर चाहे वो कोई भी ग्रुप हो। अगर लड़ाई झगड़े की बात हो तो हम किसी के साथ में नहीं रहना। तो वर्ल्ड को जब आगे बढ़ाने की बात हो तो नाम सबके साथ है, और अगर वर्ल्ड को आप पीछे खींच रहे हो या लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की प्रॉब्लम इश्यू कर रहे हो तो हम आपके साथ में नहीं। बस ये इसका मेन मकसद है, ये इनका मेन मुद्दा है। पर 1991 के बाद में जब रशिया का जो कोलैप्स हो गया, सॉरी यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, रशिया एक अलग से कंट्री बन गई, तब धीरे धीरे नाम की भी जो है अब रही नहीं, क्योंकि अब कोई डिफरेंट ग्रुप्स भी नहीं रहे। तो ग्रुप्स नहीं है तो अब कोई लेना देना ही नहीं। ये सब प्रोसेस कब तक था? 1991 तक ही था, जब तक रशिया गिरा नहीं। रशिया गिरने के बाद सब खत्म। अब ऐसे कोई ग्रुप नहीं है आज के दिन में, ठीक है। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग नॉन अलाइनमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हाँ, अभी आता है हमने क्यों अडॉप्ट किया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो आप इतनी देर से मैं वही पढ़ रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे, फिर भी जो है इसको मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। इंडिया डज नॉट फेवर क्रिएटिंग टेंशन इन द वर्ल्ड बाय कोल्यूडिंग विथ ऑफ एनी ऑफ द टू सुप्रीम पावर। कोल्यूडिंग मतलब ये कहीं पे भी जाके कोलिजन करना है, कहीं पे भी जाके जो है अपना सर लगाने वाली बात होगी, कहीं पे जो इंटरफेरेंस करना, ठीक है। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था हम किसी भी दो पावर्स के बीच में पड़े या उनके साथ जाके जो इधर उधर रामायण करें, क्यों, ठीक है। अगर इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते तो वो वाले हमारे दुश्मन हो जाते, उनके साथ चले जाते तो ये वाले दुश्मन हो जाते। तो हम तो अभी भी फ्री हुए हैं, क्या किसको दुश्मनी अब बनाए, अब तो सबको फ्रेंड बनाने की बात है। तो फिर इंडिया कहीं नहीं गया, इसलिए उसने अडॉप्ट किया, ये कारण पहला बात। दूसरा, इंडिया बिलीव्स इन परसुइंग एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं फ्रीडम रहे, इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए, हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। ग्रुप में आ जाए तो ग्रुप में अंडर में रहना पड़ता, और यहाँ इस ग्रुप में क्या है, सब लोग बराबर है, कोई किसी के अंडर में नहीं, सब लोग बराबर है, सब इक्वल है, कोई किसी से लेना देना। India favors to have a constructive relationship with both the supreme power equally for economic development। और इंडिया को उसको क्या चाहिए था, डेवलपमेंट चाहिए था, पैसे से, हर तरीके से। इंडिया ने कहा इधर चले गए तो ये वाले साथ नहीं देंगे, इधर चले गए तो इंडिया ने होशियारी की एक तरीके से, उसने कहा हम आप दोनों के साथ, ठीक है, बराबर, इतना इतना बस। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो हम दोनों के साथ नहीं, बाकी हम आपके साथ है, ठीक है ना। इंडिया को अपना मतलब ज्यादा था, तो उस वक्त के हिसाब से तो बहुत सही प्लान था कि भाई किधर भी ऐड नहीं हो जाए, फायदे में रहेंगे, अपने अलग रहो, अपना काम पहले करो। The policy was in accordance with the social, economic, political, cultural and strategic views of India। और ये इंडिया के जो इस तरह के सारे व्यूज थे, पॉलिटिक्स को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, डेमोग्राफी को देखते हुए, कल्चर को देखते हुए, इंडिया को यही ठीक लगा कि भाई ये अडॉप्ट करना ही ठीक रहेगा, बल्कि क्या उधर जाने से अच्छा तो ये है हम अलग ही रहे। इंडिया हैड फेथ इन द नाम पॉलिसी, और जो नाम की पॉलिसीज थी, जो पंचशील की जो प्रिंसिपल्स है, उसको उस पर पूरा भरोसा था। इसने कहा अपन इसमें फोकस करते हैं। नाम पॉलिसी वाज फेवरेबल टू इंडियाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डाइवर्सिफाइड प्लूरलिस्टिक कल्चर। प्लूरलिस्टिक कल्चर मतलब कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स वाले जो लोग रहते हैं। प्लूरलिस्टिक क्या होता है, ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, और उनके साथ रहने के लिए एक ही बात है, हम लोग क्या अलग रहें और अपना जो है पहले खुद का नेशन तो सुधार लें, फिर दूसरों के मामलों में जाके इधर उधर इंटरफेरेंस करें। तो इसलिए हमको यही रहना ठीक लगा, और हमारे पुरानी सभ्यता भी यही सिखाती है, चाहे वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बुद्धिज्म धर्म हो, या ऋग्वैदिक टाइम का हो, कोई भी हो, हमें जो है चाणक्य वगैरह की जो भी पॉलिसी वही कहती है, पहले अपना ध्यान रखो, अपने को आगे बढ़ाओ, फिर दूसरे के मामलों में पढ़ो, ठीक है ना। इसको फॉलो करते हुए इंडिया का हम तो नॉन अलाइनमेंट में रहेंगे, मतलब किधर भी झुकाव अपना नहीं रहेगा, अपन तो अलग रहेंगे, ठीक है। ये बात है कि क्यों ये नॉर्म में इंडिया इंक्लूड हुआ या क्यों बनाया गया, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो नाम जो है इसका आज भी कोई रिलेवेंस है क्या। तो अब आप ही सोचो आज भी रिलेवेंस है या नहीं है। थोड़ा बहुत कह भी सकते हो है भी और नहीं भी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आज जो है सेकंड पावर यूएसए तो है ही है, अब चाइना भी जो धीरे धीरे रेज हो रहा है, और हम जो है जैसे जैसे चाइना रेज हो रहा है, तो अब हमें भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ना तो टोटली यूएसए के पास चले जाए, ना चाइना के पास चले जाए। क्यों, क्योंकि हम चाइना से भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और यूएसए से भी करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह लेके हम अलग से बड़ा ग्रुप बना लें इतनी सारी कंट्रीज का। तो इन दोनों कंट्रीज पे, चाइना और अमेरिका में हमेशा दबाव है कि भाई नहीं, कंट्रीज हमारे साथ में नहीं है, तो इसका रिलेवेंस है भी और नहीं भी। ज्यादा ही आप पॉजिटिव सोचो, है इसका रिलेवेंस। बीच में जरूर इसका खत्म हो गया था, पर धीरे धीरे जब से चाइना और इनका इवोल्यूशन हुआ है,
तब से आप मान सकते हो इसका रिलेवेंस है। नाम हैज अचीव्ड लॉट इन द लास्ट 50 years एंड मोर, जैसे 50 साल से ज्यादा ही हो गए। इट्स मेन अचीवमेंट रेस्टेड इन द रूटिंग आउट इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। इनका मेन मकसद जो था वो किसमें ये सक्सेसफुल हुआ है? आज कोई भी कहीं पे भी कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जो है वो आप कहीं नहीं देखते पूरे वर्ल्ड में। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नाम। इन्होंने कभी भी सबका साथ नहीं दिया, बोले नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो हमका साथ नहीं देंगे। तो लोगों ने भी कहा भाई इतने सारे कंट्रीज अपने खिलाफ खड़े तो कहाँ कोलोनियलिज्म की और ये करें वापिस। Many countries of Asia and Africa got freedom due to it। और बहुत सी कंट्रीज जो है फ्री भी इसी के नाम से हुई है, क्योंकि इनके मेन प्रिंसिपल ही वही है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनको कोलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए, इनको इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए, कोई किसी पे राज नहीं करेगा, सब अलग से रहेंगे, सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, म्यूचुअल रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, को एग्जिस्टेंस होगा। इसको देखते हुए फिर सभी नेशन धीरे धीरे फ्री हो गए। It was its important contribution. NAM encouraged cooperation and unity among the newly formed state and nation and put their views before the international stage। ठीक है, जो नई नई कंट्रीज फ्री होती गई बाद में भी उनको भी सपोर्ट करते रहे और उनको भी इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। किसने? इनको। तो इन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बहुत अच्छी बात है। It has also encouraged them to keep groups to reduce area of condition for maintaining global peace। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि किसी ग्रुप में नहीं रहना, अपने आराम इंडिपेंडेंट रहो, डेवलप करो, ताकि क्या हो आप आगे बढ़ सको। There were its significant achievement, but after the disintegration of USSR and end of Cold War, its viability became doubtful। तब तक तो ये सब ठीक था, पर यूएसएसआर की डिक्लाइन के बाद में, यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद में फिर अब इसकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत, मतलब सब डिमांड जो है वो अपना धीरे धीरे कम होने लग गई। In fact, NAM stands for the freedom of foreign policy and its main objective is to keep secure the sovereignty, integrity and equality of all the sovereign countries। In this context, its viability proves worthwhile। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ये तो पहली वाली बात है क्यों इसका इतना ज्यादा अब यूज नहीं है, पर अब दूसरी तरफ देखा जाए तो इसने एक सबको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि अपने फॉरेन पॉलिसी खुद बनाओ, इंटीग्रेटेड रहो, सोवरेंटी रहो, सबको इक्वलिटी रखो। ठीक है, सभी कंट्रीज को ये सिखाता है जो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो पूरे वर्ल्ड को इसकी देन ये है कि आप जो है खुद पे डेवलपमेंट पे फोकस करो, खुद आप जो है कॉन्फिडेंट रहो और आगे बढ़ने का काम करो, इक्वलिटी रखो। ठीक है, और ये इस तरह देखा जाए तो जरूर ये नाम जो है कहीं ना कहीं जो है आपका प्रूव करता है कि ये वर्थवाइल मतलब की जरूरत है इसकी। टू प्रेजेंट द व्यूज ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एंड इफेक्टिव स्टेज इज रिक्वायर्ड। इन दिस रिगार्ड मैनी इंटरनेट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू देम आर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, including UN reformation which are supposed to draw attention of the concerned authorities for fulfilling specific purposes। ठीक है, पर आज देखा जाए तो, ठीक है, आज देखा जाए तो पुरानी जो प्रॉब्लम थी उनको पीछे छोड़ दो तो आजकल नए प्रॉब्लम्स आ गई। फिर वो वॉर हो, इंटरनल वॉर हो, ह्यूमन राइट्स हो, वर्ल्ड ट्रेड्स हो, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम हो। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को एक वर्ल्ड लेवल पे स्टेज पे रखने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स को जो छोटी छोटी कंट्रीज फेस कर रही है उन्हीं को आवाज देने के लिए, ठीक है, उनको आवाज, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। और वो ऑर्गेनाइजेशन आज अगर माने तो नाम है और इसके रेलेवेंस कहीं ना कहीं है। ठीक है ना, उन छोटी कंट्रीज को आवाज कौन देगा? उनको तो यही आवाज दे रहा था, तो इसकी जरूरत है। नाम वर्क्स एज सच ए स्टेज। Although disintegration of USSR has brought an end to Cold War and the system of two superpower, yet there are challenges for sovereignty and security of poor and weak nation। वीक नहीं है, वीक आएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, जरूर इंटीग्रेशन हो गया है, यूएसएसआर खत्म हो गया, पर जो गरीब कंट्रीज है, जो वीक है, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, उनको पावर कौन देगा? उनको प्लेटफॉर्म कौन देगा? उनकी बात आगे तो कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? नाम कर रहा है। Under the leadership of USA, a singular government may become a reality in the world scenario। NATO has been strengthened। NATO is an organization of Western countries which have entered a military alliance। नाम is also called South-South cooperation among its nation। ठीक है, और यूएसए क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं जो है नाटो जो था उसके अंडर में उसको जो है फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने लग गया है। फिर उसको डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको अपने साथ में लाने की कोशिश करने लग गया है, ताकि क्या हो सके, वो ये चाहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड पे एक छत्र राज कर सकूं। पर उसको चैलेंज कौन कर रहा है? उसको चैलेंज कर रहा है साउथ की जो कंट्रीज है। इसलिए कहा गया है नाम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसको आजकल यूएसए वगैरह ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसको एक अलग नाम दे रहे हैं। वो दे रहे हैं साउथ नेशन ग्रुप। मतलब जो वर्ल्ड ग्लोब के जो साउथ में, यूएसए ऊपर है नॉर्थ साइड में, और ग्लोब के जो साउथ कंट्रीज है, तुम यार कंफ्यूज हो गए। देखो ये है ग्लोब,
ठीक है, यूएसए यहाँ पे, यूरोप यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद में आपका इंडिया वगैरह जो है इधर है, इसके अफ्रीका वगैरह यहाँ है, और भी बहुत से कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो साउथ साउथ, ठीक है, दोनों तरफ साउथ साउथ का जो कॉपरेशन है इसको नाम देने लगे हैं। नाम को जो है क्या नाम देने लगे हैं कि साउदर्न साउथ जो कंट्रीज है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में आया करती थी और जो इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड नहीं है, जैसा कि नॉर्दर्न साइड की कंट्रीज है, अगर 0 डिग्री से मेंशन करूं तो, ठीक है ना, इसको कहते हैं साउथ साउथ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है, ये तो बात है। फिर कहा गया नॉन अलाइनमेंट नेशन ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 17 नाम समिट, 17 समिट इज क्या कर रहा है, इज हटा देना, was held in Margarita, city of Venezuela. It was held from 17 September to 18 September. The main theme of this summit was peace, sovereignty and coordinated relationship among the nation for development. Development D नहीं आ रहा है, उसको D ऐड कर लेना, ठीक है ना। ये हम पढ़ के आए भाई। 17 मीटिंग कहाँ हुई है, 16 मीटिंग देखो तेहरान में हुई थी 2012 में, ठीक है, आप याद कर लेना, 16 या 17 हुई थी, यूँ तो 18 भी याद कर लो, फिर 18 बाकू अजरबैजान में हुई थी, ठीक है ना, तो ये तीनों आप याद कर लेना। Today also, NAM is working effectively to face the challenges in the growing world. It is a stage to provide an equal status to all the developing nations. जो उभरते हुए nations है, उनको एक platform देने की जगह है, कौन, NAM. Developing nations are not expected to play any role in many of the world's affairs. So it is high time to give importance to developing nations in the various world affairs. ठीक है, उन छोटी छोटी कंट्रीज को कोई भी ज्यादा भाव नहीं देता, उनका भाव लाने के लिए, उनको जो अपना एक आवाज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कौन है, नाम है, तो इसके रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। So it is in this concern there should be provision to make necessary amendment in the policy of IMF and other financial institutions by virtue of which NAM could also put its effort to improve the condition of developing nations. NAM is equally responsible for the mutual propagation of cultural, social and political values among the nations of world as well. ठीक है, और NAM को भी जो है थोड़े राइट्स भी मिलने चाहिए, कहाँ से, IMF वगैरह से, जो है आपस में ट्रेड वगैरह इजी हो सके, और ये एक ऐसा ग्रुप रहे जहाँ पे मालिक कोई नहीं हो पर सब लोग जो है आवाज जो उठाए ना वो आगे तक पहुंच सके। आगे कहाँ पे, ये जो नॉर्दर्न कंट्रीज है इनके पास, नहीं तो ये पूरा कब्जा कर लेंगे वर्ल्ड पे, और जो दूसरी कंट्रीज है उनको कोई भी काम या वर्क वगैरह नहीं मिल पाएगा, उनको कोई सुनेगा नहीं। इसलिए जो अगर देखा जाए तो इसके रिलेवेंस है या नहीं है, तो ये लास्ट में आपको ये लिखना है कि हाँ इसके रिलेवेंस है, क्योंकि आज भी ऐसी कंट्रीज जो है वो फुलफिल नहीं कर पाती अपनी नीड, तो उनको हेल्प कौन करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है नाम, प्लस इसको खुद को भी जो है और आगे बढ़ाने की, इसको और स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, तभी ये सबकी आवाज जो है उठा पाएगा। इसका लेटेस्ट उदाहरण यही है कि इसकी मीटिंग अभी 18 में यहाँ हुई थी। ये आपको पूरा आंसर बनता है कि इसके रिलेवेंस है या नहीं है। रिलेवेंस का क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी आ चुका है और डिफरेंट एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए ठीक है ना। नेक्स्ट जो है फिर हम कल पढ़ते हैं, ठीक।